हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जानेंगे अशोक द इंपीरियर हु गेव अप वार। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। डिस्कशन से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारा अगला अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ए वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। तो जिन शेरों को हम लोग रुपयों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्तीर्ण किया गया था। उस पीरियड में अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की काफी मदद की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की बुक में मिलते हैं। तो अब समझते हैं हम लोग डायनेस्टी, वंश। एक ही परिवार के एक के बाद एक राजा बनते हैं तो वंश कहलाते हैं। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और उनका पुत्र अशोक। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। मतलब ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, अशोक का बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसमें बहुत सारे नगर थे और इसकी राजधानी जो मेनली जो थी, प्रमुख जो थी, वो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख। उज्जैन जो है वो उत्तरी भारत में दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। शायद नगरों में शिल्पकार, व्यापारी, सरकारी अधिकारी रहते रहे होंगे उस पीरियड में। और तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग है, वहां पे तक्षशिला पड़ता है। तो अब समझते हैं राज्य जो थे वो साम्राज्य से भिन्न कैसे थे। हाउ द एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। इसको समझते हैं हम लोग। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधन की आवश्यकता होती है। इस कारण से उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। तो साम्राज्य का जो प्रशासन हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था, ये रूलिंग द एम्पायर। तो चूंकि मौर्य साम्राज्य काफी बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्से पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे पाटलिपुत्रा और आसपास के इलाके पर उनका सीधा नियंत्रण था। सीधा नियंत्रण का मतलब क्या है कि इन इलाकों में गांवों और शहरों के किसानों या पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने हेतु अधिकारी नियुक्त होते थे। जो राज्य के आदेशों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें वो सजा देते थे। कई अधिकारी को वेतन मिलता था इनमें से। अब देखिए संवेदवाहक भी हुआ करते थे। उसमें संवेदवाहक जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट हुआ करते थे। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण की कोशिश करते थे जो कि आगमन हेतु महत्वपूर्ण थे। उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था उस पीरियड में। और अंत में जंगल वाले इलाके में जैसे मतलब स्वतंत्र थे ये लोग, इनमें क्या उम्मीद की जाती थी कि हाथी, लकड़ी या फिर मोम जैसी चीजें ला कर दें और एक नजराना हुआ करता था उस पीरियड में। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इन्हें दे देते थे, उसे नजराना कहते थे। तो राजधानी में सम्राट जो थे, द इंपेरियर एंड द कैपिटल सिटी, इसको समझते हैं कि
तो मगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा जो थे वो सेल्यूकस उनके राजदूत थे। तो मेगास्थनीज जो थे, जो देखा उन्होंने कि शोभ यात्रा के रूप में जब सम्राट मतलब कहीं जाते थे तो जनता के सामने आते थे तो एक तरह की शोभ यात्रा हो जाती थी। सोने की पालकी में वो बैठे रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का झुंड और सम्राट के सर के चारों ओर नाचते रहते थे और भी बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो अब हम लोग पाटलिपुत्रा के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पाटलिपुत्रा के बारे में समझ लेते हैं, जो आज का आधुनिक पटना है उसके बारे में जान लेते हैं। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर था। उस पीरियड में विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं यहाँ। और यह चारों ओर से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा था। और राजा का महल भी काठ से बना था, जिसमें पत्थर की नक्काशी और अलंकृत किया गया था। और 2 और 3 मंजिलों वाले घर हुआ करते थे। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे वो। तो अशोक एक अनोखा सम्राट, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक। और अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करने वाले पहले शासक थे अशोक। तो ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख एक मिला है। तो उसमें राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे उन्हें अपार दुख हुआ। स्वतंत्र देश को जीतने पर लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बना लिए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण, जो शर्मन भी होते हैं, और अपने सगे संबंधियों को खो देते हैं। इसलिए धर्म का पालन करने तथा दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय किया था अशोक ने। तो धर्म क्या है, धर्म को समझ लेते हैं। धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। तो इस अभिलेख, तो अशोक ने जो लिखा था कि मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं, मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध का त्याग करें और उसके बदले यह सोचे कि धर्म कैसे आगे बढ़ना चाहिए। धर्म जो है एक संस्कृत शब्द है। धर्म का एक प्राकृतिक रूप है। तो समझ गए, धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। तो अब समझ लेते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। तो कलिंग तटवर्ती ओडिशा का प्राचीन नाम है। कलिंग जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, मतलब नफरत हो गई। भविष्य में युद्ध न करने का उन्होंने निर्णय लिया। अब ये समझते हैं कि आखिर वो अशोक का धर्म था क्या। किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि प्रजा को निर्देश दें। बुद्ध के उपदेशों से वो काफी प्रेरित थे। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं संवेदनशील थे, जिनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग थे। इसलिए कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर धर्म की शिक्षा देते थे। तो इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों जो खुद पढ़ नहीं सकते उनको पढ़कर सुनाया जाए। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, यहां तक कि ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए और बहुत सारी विश्राम गृह बनवाए अतिथि को रुकने के लिए। अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा के लिए की भी व्यवस्था की। उस समय की पॉलिश वाली एक मूर्ति बिहार के रामपुरवा में मिली है, जो एक मौर्य कालीन स्तंभ है। तो ये रिसेंटली अभी जो है ये राष्ट्र भवन में है और उस समय की मूर्ति कला का यह बेहतरीन नमूना है।
तो अब देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, एग्जाम्पल बीमार होते हैं तथा जब बच्चों का विवाह करते हैं या फिर मतलब बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा करते हैं तब इस तरह के अनुष्ठान किया करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, इसके बदले दूसरे रीति रिवाजों को माने तो ज्यादा फलदायी होगा। जैसे अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया और ब्राह्मणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा तथा दूसरे की निंदा करना, दोनों गलत है। दोनों का आदर करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। एक एडिशनल चीज को हम लोग समझ लेते हैं। मौर्य समाज के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 साल चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। अगले 2000 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा था, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क सी चौड़ी है। हजारों लोगों ने कार्य किया। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी हेतु बुर्ज बने हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या, ये चीज तो हम लोगों ने समझ लिया। अशोका इंक्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वार, व्हाट वाज अशोका धम भी हम लोगों ने समझ लिया। और अशोका का जो मैसेज दिया था उन्होंने अपने प्रजा को, जनता को, वो भी हम लोग समझ चुके हैं। तो अब देखते हैं इसमें कि इंपॉर्टेंट क्या है। बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर मोर देन 2300 ईयर्स से हुआ था। और एन इंडो ग्रीक क्वाइन जो था वो था, उसके बाद कुशान क्वाइन था, एक शाक क्वाइन था, सतवाहना क्वाइन था। इस सब चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब तो इस मैप में हम लोग ये देख लेते हैं कि साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। इसकी साम्राज्य मेनली जो राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्रा, उज्जैन और तक्षशिला थी। ये देख सकते हैं यहाँ उज्जैन है, ये उज्जैन रहा, और ये देख सकते हैं ये पाटलिपुत्रा और ये तक्षशिला। और बहुत सारे, इतने सारे राज्य थे इसके अंदर। ये बहुत बड़ा एक सम्राट था, फैला हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से सम्राट थे, इंपॉर्टेंट सिटीज है उसकी। और उसके बाद चलिए इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।